नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने पिनाका परिवार में। कैसे हैं सभी? देखिए करते हैं शुरुआत या करते हैं आगे बढ़ाते हैं इस क्लास को। आप सभी को पता है आपका सुपर 30 की एक क्लास आप सभी ने देख ली होगी, अच्छे से क्वेश्चन किए भी होंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है उसके अंदर। इसी क्रम में सुपर 30 में आज हम आप करेंगे क्या, क्लास नंबर 2। और इसी तरीके से जीएस के सुपर 30 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये देखिए ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। इसी तरीके से इतिहास है ना, ज्योग्राफी कहते हैं, एक तरीके से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इस प्रकार जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आपके इस सीरीज के अंदर कवर किए जाएंगे। आप अच्छे देखते रहिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्लास कैसी लग रही है आपको, वो जरूरी है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन भी आपके लिए छोड़ा जाता है, आप उस क्वेश्चन का आंसर भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और ये जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अगेन। देखिए आज की सुपर 30 के क्लास नंबर 2 और 2 की सीरीज के क्वेश्चंस क्या रहे हमारे सामने। देखिए जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया? जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हमारे हुई थी, उन सभी में चौथी जो बुद्धिस्ट काउंसिल रही थी उसका आयोजन कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा किया गया था। वो भी कब? 1780 एडी के अंदर या 1778 एडी के। और कहां पर हुआ था ये हुआ था आपका कुंडलवन कश्मीर। कहां पर? कुंडलवन कश्मीर के अंदर। ठीक है, सभी याद रखेंगे, रिवीजन करते चलेंगे। देखिए बेसिक क्वेश्चंस आपके मिलते रहते हैं, अच्छे से आप याद करके चले। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं आपसे तो देखिए क्या है क्वेश्चन, बौद्ध का अर्थ क्या है? गौतम बुद्ध जानते हैं आप सभी, उन्हें बुद्ध नाम ही इसलिए मिला, क्यों? क्योंकि उन्होंने किसकी प्राप्ति की थी? ज्ञान की प्राप्ति। कठिन तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसीलिए बुद्ध का मतलब क्या होता है? ज्ञान, नॉलेज। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करें, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। देखिए मैं बात करूं आपसे महाजनपद काल की, तो महाजनपद काल के समय या कह दो उत्तर वैदिक काल के समय सबसे ज्यादा प्रचलित थी वर्ण व्यवस्था। और उस वर्ण व्यवस्था से या उत्तर वैदिक काल के कल्चर से जो प्रभावित लोग थे उनमें सबसे पहले थी महिलाएं और साथ में एक हमारा वर्ण जिसको कहते थे शूद्र वर्ण। ये दोनों ज्यादा क्या थे? प्रभावित थे। और इन्हीं सभी ने या महिलाओं ने और शूद्रों ने ज्यादा बौद्ध धर्म को अपनाया। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म के अंदर कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, याद रखेंगे वो 2 वर्ग कौन से थे? महिला और शूद्र। नेक्स्ट बात करें किसकी, कि बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? तो आप सभी को पता होगा कि बुद्ध के द्वारा या गौतम बुद्ध जी के द्वारा अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया गया। और कहते हैं बौद्ध धर्म की लैंग्वेज में इसे बोला जाता है धम्म चक्र प्रवर्तन, या कह दूं इस घटना को कहा जाता है क्या? धम्म चक्र प्रवर्तन। याद रखेंगे सभी। देखिए गौतम बुद्ध जी के जीवन की कुछ घटनाएं, 4-5 घटनाएं हैं, जैसे उनका घर त्यागना हो, या ज्ञान की प्राप्ति हो, या पहली बार उपदेश देना हो, या उनकी मृत्यु हो। उन्हें किसमें? बौद्ध धर्म में अलग वर्डों से या अलग शब्दों से वर्णित किया था। उसी प्रकार से प्रथम प्रवचन को धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है धातु से बने सिक्के पहले कब प्रकट हुए? तो आप सभी याद रखेंगे लगभग या तो महाजनपद काल या तो आपका महाजनपद काल, और वही समानांतर है किसके? बौद्ध धर्म के या आपका गौतम बुद्ध के। ठीक है, इस समय पर आपको धातु के सिक्के देखने को सबसे पहले मिलते हैं या प्रकट हुए। ठीक है, आप सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट यदि बात करूं मैं क्वेश्चन की तो सभी देखेंगे क्या है क्वेश्चन, प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों की रचना किसमें की गई? तो याद रखेंगे कि प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों की जो लैंग्वेज थी वो थी आपकी पाली लैंग्वेज। क्या थी? पाली भाषा। और वही आपकी याद रखेंगे क्या थी? पाली भाषा। सेम क्वेश्चन आपका 7 है, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? तो किस भाषा में रचे गए भाई? पाली भाषा में रचे गए। ठीक है, याद करेंगे आप सभी ध्यान से। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, देखिए जरा ध्यान से। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है देखिए जरा, देखिए क्या है, बौद्धों के क्वेश्चन नंबर 8,
बौद्धों के पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है? तो आप सभी याद रखेंगे कि देखिए बौद्धों के जो पवित्र ग्रंथ है उन्हें कहा जाता है त्रिपिटक। क्या बोला जाता है? त्रिपिटक। और ये कितने हैं? जाहिर सी बात है त्रि का हुआ तो 3 पिटक है इसके अंदर। कौन कौन से याद रखेंगे? जैसे एक है विनय पिटक, विनय पिटक, एक का नाम है सुत पिटक, ठीक है भाई, और एक का नाम है आपका क्या? अभिधम्म पिटक। तीसरे का नाम है अभिधम्म पिटक, ठीक है भाई, तीसरे का नाम है अभिधम्म पिटक। तो इसलिए इन्हें कहा जाता है क्या? त्रिपिटक। नेक्स्ट बात करूं मैं आपके सामने, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन देखेंगे सभी। बौद्ध धर्म में कमल का संबंध बुद्ध की किस जीवन की किस घटना से संबंधित है? ठीक है, तो याद रखेंगे कमल का संबंध बौद्ध धर्म में या गौतम बुद्ध के जन्म से किससे संबंधित है? जन्म से। उसी प्रकार आप याद रखें बैल का संबंध, किसका? बैल का संबंध उनकी युवा अवस्था से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? युवा अवस्था से। तो याद रखेंगे दोनों को। तो ये भी क्वेश्चन आपके मिलते हैं कि कौन सा सिंबल किसके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें, भारत में 5वीं शताब्दी की प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो आप सभी याद रखेंगे भारत का सबसे पुराना, जो वर्तमान समय भारत की बात करूं तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय सभी को याद है कहां पर? नालंदा बिहार, नालंदा, और ये भी कहां का है? बिहार राज्य में, ठीक है। तो यहां पर स्थापना की गई थी आपकी नालंदा विश्वविद्यालय, आप सभी को पता है, अच्छे से रिवाइज करके चलेंगे। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहां हुआ? तो देखिए पिछली स्लाइड में आपने पढ़ा बुद्ध के द्वारा या गौतम बुद्ध जी के द्वारा कहां पर प्रथम बार प्रवचन या उपदेश दिए गए। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति हुई वो कहां पर हुई? तो बोध गया, कहां पर? बोध गया में उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। और क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म में इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इस घटना को निर्वाण कहा जाता है। क्या बोलते हैं? निर्वाण। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। जिस प्रकार प्रथम उपदेश की घटना को बोला जाता है धम्म चक्र प्रवर्तन, उसी प्रकार आपका ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहते हैं? निर्वाण। याद रखें। आगे देखते हैं बौद्ध धम्म, ये धर्म नहीं, क्या है ये धम्म है। बौद्ध धम्म संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? जिस प्रकार ये त्रिपिटक है, इसी प्रकार बौद्ध धर्म में ये तीनों क्या है? ये है त्रिरत्न। क्या है ये? त्रिरत्न। इन्हें 3 रत्न कहा जाता है किसके? बौद्ध धर्म के। क्या है? बौद्ध धम्म संघ, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा था? तो देखिए इच्छा को या कहते हैं डिजायर को, या हमारी जो ख्वाहिशें होती हैं उसको दुख का कारण गौतम बुद्ध जी के द्वारा बताया गया, और इसका प्रचार किसके? बौद्ध धर्म के द्वारा किया गया था। और इसको बताने वाले कौन थे? गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध जी। याद रखेंगे सभी ध्यान से, गौतम बुद्ध के द्वारा बताया गया था क्या? इच्छा सभी दुखों का कारण है, ठीक है ना, याद रखेंगे बिल्कुल। आगे बात करते हैं, बुद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? देखिए जो भी गौतम बुद्ध जी के जो भी पवित्र अवशेष थे उनके ऊपर एक गुंबदाकार स्ट्रक्चर या छत बनाई गई, बनाकर उसमें उनको पवित्र अवशेषों को रखा गया था, जिसको कहा जाता है क्या? उस संरचना को बोलते हैं स्तूप। क्या बोलते हैं? स्तूप। याद रखेंगे, सांची स्तूप आप सभी को याद भी होगा, ठीक है भाई, स्तूप। और ऐसा ही सबसे फेमस स्तूप आपका सांची स्तूप, जो कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। सांची स्तूप मध्य प्रदेश, ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे, सांची स्तूप मध्य प्रदेश, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं जरा क्या है क्वेश्चन हमारा। गौतम बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? तो देखिए गौतम बुद्ध जी की मृत्यु आपकी 483 बीसी या ईसा पूर्व में हुई। आप याद रखें 480 बीसी या 83 बीसी या ईसा पूर्व में हुई थी, है ना, याद रखे चलेंगे। और सबसे अच्छी बात ये थी, अब जैसे प्रथम बार उपदेश दिया तो धम्म चक्र प्रवर्तन, ज्ञान की प्राप्ति हुई तो क्या कह दिया उसे कहा आपका निर्वाण। ऐसे ही जो गौतम बुद्ध जी की मृत्यु थी ना, उसको बौद्ध धर्म में घटना को कहते हैं क्या?
महापरिनिर्वाण। क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। ये घटना एक ही है आपकी, आप इसको भी याद करेंगे। नेक्स्ट क्या है? भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो देखिए वो काल रहा आपका महाजनपद काल, महाजनपद काल, या कह दिया जाए बौद्ध धर्म के समय के उद्भव के समय पर क्या क्षत्रिय एक अपनी एक विशिष्ट पहचान रखते थे। ठीक है ना, ये भी आप याद करके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? महावीर कौन थे? तो देखिए ये बात हो रही है महावीर स्वामी की, आप सभी अच्छे से आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ाई होगा इनके बारे में। ये जैन धर्म के क्या थे? 24वें तीर्थंकर। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कौन? महावीर स्वामी। सभी याद रखें, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन थे या किसको माना जाता है? तो सेम क्वेश्चन यही है हमारा कि भारत में जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी माने जाते हैं। महावीर स्वामी को ही भारत में जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहां प्राप्त किया? कहा था ना, इसी तरीके से जैसे बौद्ध धर्म में कहते हैं ना महापरिनिर्वाण, ऐसे ही जैन धर्म में भी क्या परिनिर्वाण मतलब कहने का मृत्यु। तो ये रही कहां पर? मल्ल महाजनपद की राजधानी पावापुरी के अंदर, जो क्या थी? मल्ल महाजनपद की राजधानी। ठीक है, याद रखेंगे सभी, मल्ल महाजनपद की राजधानी, महाजनपद। ठीक है भाई, याद रखेंगे। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? याद रखें, जिस प्रकार से त्रिपिटक आपने बौद्ध साहित्य पढ़े थे, वैसे जैन साहित्य को कहा जाता है अंग। क्या बोला जाता है भाई? अंग बोला जाता है। याद रख के चलेंगे आप। ठीक है, ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य, या कह दूं मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय पर जैन धर्म को अपना लिया था। ठीक है, और मृत्यु की प्राप्ति भी इन्होंने, जैन धर्म की एक विधि होती है आप सभी जानते होंगे, संलेखना विधि। कौन सी विधि? संलेखना या संथारा विधि, जिससे इन्होंने अपनी मृत्यु की प्राप्ति की थी। कहां पर? जैन धर्म का एक प्रसिद्ध दक्षिण भारत में स्थान है श्रवण बेलगोला, या कहने के तरीके से कर्नाटक का श्रवण बेलगोला, वहां पर प्राप्त की थी। याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं जरा क्या है। आइए, नेक्स्ट है हमारा, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र, मैंने अभी बताया ना आपको, क्या रहा था? कर्नाटक का श्रवण बेलगोला, जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा संलेखना विधि से क्या मृत्यु की प्राप्ति की गई थी, या संतारा विधि के द्वारा। याद रखेंगे सभी। नेक्स्ट, भारत में सबसे पुराना लोह युग जुड़ा है। कहने का मतलब लोहे के लिए किसको सबसे पुराना युग माना जाता है? तो सिंपल आपका महाजनपद काल, महाजनपद काल। उस समय पर लोहे का एक बहुत बड़ा उपयोग देखने को मिला, जिसकी वजह से युद्धों की संख्या भी आपको ज्यादा मिलती है। कहोगे कि लोहे का युद्ध से क्या मतलब? तो देखिए हथियारों का बनाया जाना, बड़े बड़े जो घातक हथियार होते थे, जो स्टेबिलिटी वाले होते थे, वो किसके होते थे? सिंपली वो लोहे के होते थे। इसका आविष्कार होने से या इसकी खोज होने से क्या हुआ कि हथियारों का ज्यादा यूज होना शुरू हुआ और युद्धों की संख्या बढ़ी महाजनपद काल के समय पर। आगे क्या आपका, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? मैंने अभी बताया आपको, मगध खुद एक क्या है? महाजनपद। और यहाँ पर महाजनपद में क्या मिला था हमको? लोहा, या लोह का एक बड़ा क्या था? भंडार था। तभी सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा बन के निकला था? कौन सा आपका? मगध एम्पायर। मगध जब भी तो निकल के आया था इन 16 महाजनपदों में। कितने? 16 महाजनपदों में। ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो आप सभी याद रखेंगे, मगध के उत्थान में सबसे मेन रोल था किसका? तो बिंबिसार का। किसका भाई?
बिंबिसार का। एक टेबल मैं आपको समझाता हूं, थोड़ी सी जरा ध्यान देके चलेंगे सभी। क्या है वो टेबल? देखिए, टेबल है वो किससे? मगध के उत्कर्ष से संबंधित। किससे? मगध के उत्कर्ष से संबंधित है वो। कैसे? ध्यान देंगे, मगध के उत्कर्ष को 3 क्रम में पढ़ा जाता है। कितने क्रमों में? 3 क्रमों में पढ़ा जाता है। कैसे? एक हो गया आपका, देखिए, मगध का सबसे ज्यादा उत्कर्ष माना जाता है किस समय पर? तो मगध का उत्कर्ष माना जाता है मौर्य काल पर। किसके? मौर्य काल पर। तो मौर्य काल सबसे मेन आता है, याद रखेंगे सभी। और इसमें क्या है कि मौर्य काल से जो पहले रहा उसे कह दिया गया पूर्व मौर्य काल। क्या बोल दिया गया? पूर्व मौर्य काल या प्री मौर्य पीरियड, याद रखें। नेक्स्ट आपका क्या रहा था? ध्यान देंगे सभी, मौर्य काल। और बाद में क्या हो गया ये? उत्तर मौर्य काल या लेटर मौर्य पीरियड, लेटर मौर्य काल। तो मगध के उत्कर्ष को 3 लेवल से पढ़ा जाता है, आपके सामने है। यदि मैं पूर्व मौर्य काल की बात करूं तो इसमें मेनली आपको क्या मिलते हैं? कुछ धर्म मिलते हैं, जैसे कुछ डायनेस्टीज मिलती हैं। पहली डायनेस्टी थी आपकी हर्यंक डायनेस्टी। कौन सी थी? हर्यंक डायनेस्टी। देखिए, कौन सी थी? हर्यंक वंश, ठीक है। और दूसरा, इसके बाद स्थापना हुई किसकी? शिशुनाग वंश। किसकी स्थापना हुई थी? शिशुनाग वंश। तो इसमें आया आपका शिशुनाग वंश। बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई इससे, शिशुनाग वंश। और प्री मौर्यन काल या पूर्व मौर्य काल में जो लास्ट वंश रहा था उसका नाम था आपका नंद वंश। क्या नाम था? नंद वंश, है ना भाई। और नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को मारकर या मृत्यु कर किसकी? मौर्य काल की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, याद रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन शासक बने? बिंदुसार, इनके बेटे बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद आप सभी जानते हैं द ग्रेट अशोका या अशोक। ये मौर्यन पीरियड था जो लगातार चला। मौर्यन पीरियड के अंतिम शासक के जाने के बाद क्या शुरू हो गया? उत्तर मौर्य काल, जिसमें आपके 4 धर्म या 4 वंश सामने मेन थे। जैसे एक आप याद रखेंगे, उत्तर मौर्य काल में आया शुंग वंश, एक था आपका कण्व वंश, एक था आपका कुषाण वंश जिसके शासक थे कनिष्क, जिन्होंने चौथी महासंगति का आयोजन कराया था। वहीं थे आपके कौन से? आंध्र सातवाहन वंश। आंध्र सातवाहन वंश, ठीक है भाई, आंध्र सातवाहन। तो इस तरीके से पूरा का पूरा मगध का उत्कर्ष आपके सामने एक छोटी सी टेबल में जो आपको समझ में आ जाए। इसी प्रकार से जो हर्यक वंश है ना, इस हर्यक वंश के ही संस्थापक थे कौन? बिंबिसार। यही क्वेश्चन है वो, देखिए छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन डिटेल कितनी ज्यादा हमें दे दी इसने कि बिंबिसार। तो मगध के उत्कर्ष में सबसे ज्यादा जो भाई प्राथमिकता किसकी है या शुरू किसने किया है? तो बिंबिसार के द्वारा शुरू किया गया था। तो हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य। मौर्य में कौन कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और उसके बाद अशोक। और उनके जाने के बाद उत्तर मौर्य, जिसमें 4 वंश आपको शुंग, कण्व, कुषाण और आंध्र सातवाहन, जिन्हें हम विदेशी वंश कहते हैं या बाहरी वंश कहते हैं, ठीक है। याद रखेंगे सभी, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम क्या है हमारी, देखेंगे जरा। चलिए देखें जरा क्या है क्वेश्चन हमारा। हेरोडोटस को माना जाता है, तो हेरोडोटस को माना जाता है क्या भाई? इतिहास का जनक या फादर ऑफ हिस्ट्री। क्या माना जाता है भाई? इतिहास का जनक, इतिहास का जनक माना जाता है किसे? हेरोडोटस को, ठीक है। साथ ही साथ चलिए आपके लिए कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन छोड़ते हैं और उम्मीद है आप सभी आंसर करेंगे, बताएंगे। इसी प्रकार जिस प्रकार हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? मैं उम्मीद करूंगा आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है ना। कमेंट का मैं वेट करूंगा आपके का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अलेक्जेंडर और सिकंदर और पोरस की लड़ाई कहां लड़ी गई थी? ठीक है, ध्यान देंगे सभी। पीछे क्वेश्चन छोड़े हैं क्या हमने? सब हो गए ना? नहीं, कुछ क्वेश्चन शायद छूट गए थे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ क्वेश्चन आपको उस स्लाइड को समझाने में छूट गए थे, मैं ध्यान दिलाता हूं। देखिए जरा,
क्योंकि यहाँ से 20 से मैं वहां चला गया था स्लाइड समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। देखिए क्वेश्चन ये कई बार पेपर में देखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है इसका, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार हाथियों का इस्तेमाल किसमें, युद्ध में किया था। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है, पूछा भी गया कई बार, खुद ही मेरे से तो स्पेशली फोटो स्क्रीनशॉट भेज के पूछा गया था कि सर इसका आंसर क्या है। तो याद रखना, राज्य या महाजनपद का नाम था मगध। मगध के द्वारा सबसे पहले युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। याद रखेंगे सभी, इसके द्वारा, मगध के द्वारा या मगध महाजनपद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 देखें क्या कहता है, कहता सिकंदर महान का शिक्षक कौन था, या सिकंदर का गुरु या शिक्षक कौन था। तो याद रखेंगे, आप सभी जानते हैं एरिस्टोटल या अरस्तु, ठीक है भाई, एरिस्टोटल या अरस्तु, ठीक है, अरस्तु, ठीक है, याद रखेंगे। तो अरस्तु क्या था भाई, सिकंदर महान का शिक्षक। नेक्स्ट क्या है, प्राचीन काल में स्त्रोत सामग्री लिखने की प्रयुक्त भाषा क्या थी। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन, याद रखेंगे, उस समय सबसे प्रचलित भाषा थी आपकी संस्कृत भाषा। क्या थी, संस्कृत भाषा। ये थे आपके वो बचे हुए क्वेश्चन, छूट गए थे पिछली बार। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन, ये स्लाइड मैंने आपको कराई थी ध्यान से। नेक्स्ट क्या है हमारे सामने, 29 क्वेश्चन मैंने आपको एक कमेंट में क्वेश्चन भी छोड़ा है, भूगोल के जनक आप बताएंगे। और एक हमारा अलेक्जेंडर, सिकंदर और पोरस की लड़ाई लड़ी गई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सिकंदर के द्वारा 326 बीसी में भारत पर आक्रमण किया गया, भारत आक्रमण, और उसी आक्रमण के दौरान सिकंदर का सामना किससे हुआ, पोरस के साथ हुआ था। किस युद्ध में, तो उसे कहते हैं हम झेलम की युद्ध, झेलम की लड़ाई, क्योंकि ये झेलम नदी के किनारे लगी थी, तो झेलम की लड़ाई। साथ ही साथ इसे कहते हैं हाइडेस्पीज, हाइडेस्पीज का युद्ध या बैटल ऑफ हाइडेस्पीज, ठीक है ना। ये भी वही झेलम का युद्ध है जो किसके, सिकंदर और किसके बीच में, पोरस के बीच में या अलेक्जेंडर कहते हैं के बीच में लड़ी गई थी। ये भी कई बार क्वेश्चन आपका पेपर में आया है। इस प्रकार आपकी क्लास नंबर 2 के 30 क्वेश्चन आज समाप्त होते हैं। इसी क्रम को आप बढ़ाते रहिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए। जो क्वेश्चन आपके लिए कमेंट में छोड़ा जरूर कमेंट में आप आंसर देंगे। साथ ही साथ वीडियो कैसी लगी ये भी बताएंगे। यदि वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि आगे आने वाली वीडियो आपको अपडेटेड मिलती रहे। इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे और आगे क्लास नंबर 3 के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।